सत्ता की जवाबदेही, सरकार की जवाबदेही, संविधान की जवाबदेही ये है कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव न हो। संविधान की प्रस्तावना भी प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार देने का वचन देती है। फिर किस आधार पर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का एडमिशन रुकता है? किस आधार पर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में एक गरीब बच्चे को मदद आर्थिक सहायता नहीं मिलती है और एक अमीर बच्चे को आर्थिक सहायता मिलती है? नौकरी के समय आवेदन करते समय एक गरीब बच्चा अपना ज़मीन गिरवी रख के और उसकी फीस लगाता है और एक अमीर बच्चा बिना फीस के फॉर्म भरता है और उसको टिकट भी मिल जाता है, कभी ना भी मिले। पर अक्सर ये देखा गया है, मतलब जो व्यक्ति गरीब है, जिसके पास संपत्ति नहीं है, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है, उसको कोई अधिकार नहीं मिलते। और जिनके पास सब कुछ है उनको फैसिलिटी मिल रही है। इमोशनल बातों का कोई वजूद नहीं है। ये बात हम समझ सकते हैं कि इमोशनल बातों का कोई वजूद नहीं है। इमोशनल बात करके भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो भी राष्ट्र का कानून है, देश में वही कानून होना चाहिए जो एक समान रूप से सभी लोगों पे लागू हो। इन देश के मतवालों ने जिन्होंने अपनी जान दी, इस देश के वो मतवाले जिन्होंने अपनी जान दे दी, जिन्होंने रेजोल्यूशन बनाया। अगर हम भगत सिंह के बारे में पढ़ेंगे, भगत सिंह की जो मीटिंगें हुई उसके बारे में पढ़ेंगे, चंद्रशेखर आजाद की मीटिंगों के बारे में, जिसको नहीं पढ़ाया गया। जो चीज़ हमें पढ़ना चाहिए वो चीज़ हमको नहीं पढ़ाया गया, ये हकीकत है। तो हम समझेंगे कि समाज की वेदना क्या है, समाज को ज़रूरत क्या है। और वो लोग जिन्होंने न कभी फांसी को चूमा, वो लोग जो न अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, वो लोग जो अंग्रेजों की सत्ता के बगैर, ब्रिटिश क्राउन की सत्ता के बगैर भारत की कल्पना नहीं करते थे, उन लोगों के बताए वचनों को पढ़ने पर यह नौबत आनी ही है। देश के अंदर विध्वंसकारी स्थितियां पैदा ही होने, देश के अंदर विवाद पैदा ही होने। इस राष्ट्र का काम था साम्राज्य का विस्तार करना। साम्राज्य का विस्तार मतलब सिर्फ युद्ध लड़के जमीनों का विस्तार नहीं होता। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना विस्तार करना, व्यापार के क्षेत्र में अपना विस्तार करना, नॉलेज के क्षेत्र में अपना विस्तार करना, हर तरीके का विस्तार समाज के विस्तार में आता है, राष्ट्र के विस्तार में आता है। राजनीतिक सत्ताओं का एक ही काम होता है, राष्ट्र का विस्तार करना। सत्ता का सिर्फ एक काम होता है, राष्ट्र का विस्तार करना। उसके लिए उसको जनता को किसी भी कीमत पे, किसी भी तरीके से ऐसी फैसिलिटी देनी पड़ती है कि ऐसी संतानें पैदा हों जो साम्राज्य का विस्तार कर सकें, जो राष्ट्र का विस्तार कर सकें, जो राष्ट्र को आगे लेकर के जा सकें। पर देखने को क्या आ रहा है कि राष्ट्र में ऐसी नीतियों को बना दिया जा रहा है कि राष्ट्र उलझन में फंस जा रहा है। ब्रिटिश क्राउन का एक पुराना फंडा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिशर्स का एक पुराना फंडा था कि गुलामों को इतना टॉर्चर करके रखो कि सही गलत का डिसीजन न ले सके। आज वही चीज देखने को मिल रही है कि उनके कुछ बच्चे रह गए इस देश के अंदर, जिन्होंने थोड़ा उठा पटक मचा दिया। उनके प्रभाव को आप देख सकते हैं कि आप कुछ जगहों पे जाएंगे तो सारे कानून जनता के खिलाफ आपको मिलेंगे, सब कुछ जनता के खिलाफ मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मतलब लोग कोई अपराधियों का गढ़ है और उनको मॉनिटर करने के लिए ताकतवर एजेंसी आ गई है। आपकी सुरक्षा में तैनात पुलिस वाला कभी भी आपको झापड़ मार देगा, उसकी नौकरी बनी रहेगी। आपको गाली दे देगा, उसकी नौकरी बनी रहेगी। आपके ऊपर फर्जी मुकदमा हो जाएगा, उसकी नौकरी बनी रहेगी। आपके ऊपर गोली चला देगा, उसकी नौकरी बनी रहेगी। आपको टैक्स देना है, आपके टैक्स पे वो है, वो आपकी सेवा नहीं करेगा, वो आपको दुत्कारेगा, गाली देगा, भगाएगा। उसकी बराबर खिदमत की जाएगी, बराबर उसको प्रमोशन दिया जाएगा, बराबर उसको डेवलप किया जाएगा। किसी भी आरटीओ ऑफिस में रोड पे आप घुस जाओ, सभी घूसखोर है। 90% आरटीओ पे अगर आईटी रेट मारेगी तो 90 के 90% आरटीओ आय से अधिक संपत्ति में जेल जाएंगे। थोड़ा बहुत में बहुत संपत्ति है। क्या किसी नेता को नहीं पता? क्या नेताओं को ट्रांसपोर्टर नहीं बताते? क्या नेताओं के पास ट्रकें नहीं हैं? क्या वो जानते नहीं हैं? फिर इस चीज को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? इस चीज को चलाया क्यों जा रहा है? समान कानून क्यों नहीं बन रहे हैं? इस समान कानून न बनाने का मतलब क्या है? जब प्रस्तावना ही समानता का अधिकार देती है तो समान कानून क्यों नहीं बन रहा है? समान कानून के बगैर प्रस्तावना किस तरीके से आप लागू करेंगे? अगर किसी भी चीज की व्यवस्था को आप सही नहीं करेंगे, अगर आप संविधान को सही नहीं करेंगे, संविधान को प्रॉपर नहीं करेंगे, संविधान को सही तरीके से नहीं चलाएंगे, तो आप कुछ भी कर लीजिए, कैसा भी इंसान उस चीज में फिट कर दीजिए, किसी भी तरीके के आदमी को आप उसमें लगा दीजिए, आप किसी भी कीमत पे सिस्टम को, राष्ट्र को आगे नहीं ले जा सकते। वो कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्र के लोगों को उलझन में डालता है, वो राष्ट्र की तरक्की की ओर नहीं ले जा सकता। हो सकता है कि वो विदेशियों से मिलकर, आर्थिक माफियाओं से मिल करके कुछ बिजनेस राइट अपने पास ले ले, उसकी वजह में सबको दुर्गति की ओर ढकेल दे, दरिद्रता की ओर ढकेल दे। राज्य दो तरीके के होते हैं, एक अयोध्या का और एक लंका का। लंका का राज्य मतलब रावण राज्य, जिसमें रावण ही सब कुछ है। वही देश का सम्मान है, वही देश का गौरव है, वही देश की तरक्की है, वही देश की आन है, वही देश की बान है, वही देश की शान है। दूसरी तरफ राज्य होता है अयोध्या, राम राज्य। राम राज्य में जनता ही सब कुछ है, जनता ही देश का सम्मान है, जनता ही देश का गौरव है, जनता ही देश की संपत्ति है, जनता ही देश की प्रतिष्ठा है,
जनता पर ही सब कुछ निर्भर करता है। रावण राज्य में राजा निर्धारित शासन होता है, राजा सब कुछ होता है, जनता के पास कुछ नहीं होता। महल में सोने की प्लेटें लगी होती हैं, जनता के पास रहने को घर नहीं होता। राम राज्य में महल पत्थर के बने होते हैं, जनता के घर में सोना अनाज की तरह रखा होता है। ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अब ये हमको डिसाइड करना है कि हमको राम राज्य में जाना है या रावण राज्य में जाना है, किस राज्य में जाना है। एक राज्य ऐसा होगा जिसमें सत्ता का बजट लंबा चौड़ा होगा, सत्ता बड़े बड़े ग्राफ दिखाएगी, पर जनता कंगाल होगी, लोग भिखारी होंगे। सत्ता के पास बिलियन ट्रिलियन होंगे पर जनता भिखारी होगी, उसके पास शरीर पे कपड़ा होगा, वो काम करेगी, खाना खाएगी, वो ऐसा पूरा सेटअप बना देंगे, वो पूरा जीवन उसी में घूमती रहेगी, सारा जीवन उसी में घूमती रहेगी। अब ये हमको डिसाइड करना, हमको इस चीज से अगर कोई मुक्ति दिला सकता है तो संविधान दिला सकता है। कोई राजनीतिक दल आपको मुक्ति नहीं दिला सकता, कोई संगठन भी आपको मुक्ति नहीं दिला सकता। सिर्फ एक ही चीज आपकी, आपके आने वाली पीढ़ी की हिफाजत कर सकती है, वो है भारत का संविधान। भारत का जैसा संविधान होगा आपके सम्मान वैसा होगा। अगर संविधान सही नहीं है, संविधान प्रॉपर नहीं बना है, तो आप थाने में जाके पुलिस वाले की गाली सुनोगे, मार खाओगे, डंडा खाओगे, वो उसके एवज में नौकरी करता रहेगा, प्रमोशन होगा, उसको फंड जाएगा, बोनस जाएगा, रिटायरमेंट का पेंशन जाएगा। अगर संविधान बराबर है तो आपका रिस्पेक्ट सब करेगा। आप कलेक्टर ऑफिस जाओगे वो भी आपका रिस्पेक्ट करेगा, आप एसएसपी ऑफिस जाओगे वो भी आपका रिस्पेक्ट करेगा, कमिश्नर ऑफिस जाओगे वहां भी आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, थाने जाओगे वहां भी रिस्पेक्ट मिलेगा। आपका काम करने वाले 10 लोग होंगे, आपका काम टाइम पे करके देंगे। अगर राम राज्य होगा तो समय पे न्याय होगा। गांव में ग्राम पंचायत होगी, ग्राम पंचायत होगी तो जमीनों का विवाद नहीं होगा, मनमुटाव नहीं होगा, गांव में जो द्वेष फैल रहा है वो अपने आप शांत हो जाएगा। गांव में आप ग्राम पंचायत बना दीजिए, सारा विवाद अपने आप खत्म। अगर आपको नक्सलवाद खत्म करना है, आप ग्राम पंचायत बना दीजिए, ग्राम पंचायतों को आप बहाल करेंगे, सारा नक्सलवाद खत्म, माओवाद खत्म, जो गांव के अंदर विवाद है खत्म, फर्जी मुकदमे अपने आप खत्म। गांव में फर्जी मुकदमा क्या है? जमीनों का विवाद क्यों हो रहा है? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है भारत के अंदर, व्यक्ति का जो अधिकार है। अब जो गांव की संपत्ति है वो ग्राम पंचायत की है, ग्राम पंचायत अपना काम कर नहीं रहा है क्योंकि वो स्टेब्लिश नहीं है, न तो उसके एम्प्लॉय हैं, न ग्राम पंचायत का कोई ऑफिस चल रहा है, न ग्राम पंचायत शेयर सर्टिफिकेट दे रहा है। तो नाली का झगड़ा, रोड का झगड़ा, गली का झगड़ा, उसके चक्कर में गोली चल जा रही है, लोग एक दूसरे के ऊपर मुकदमे करा रहे हैं। जैसे ही ग्राम पंचायत की स्थापना होगी, ये सारे सिस्टम, सारे विवाद अपने आप, सारा कोलाहल, ये जो राक्षस कोलाहल है, ये अपने आप शांत हो जाएगा। राम राज्य की अवधारणा शुरू होगी। गांव के अंदर आप ग्राम पंचायत की मार्केट बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे? अगर किसानों को आपको विश्व से जोड़ना है तो आपको उनको मार्केट से जोड़ना पड़ेगा। मार्केट को बनाने के लिए आपको ग्राम पंचायत मार्केट बनाना पड़ेगा। अगर ग्राम पंचायत मार्केट आप नहीं बनाओगे तो आप किसी भी कीमत पे, किसी भी तरीके से गांव की चीज को शहर की ओर नहीं ले जा सकते, शहर का पैसा गांव में नहीं ला सकते। तो जब तक ग्राम पंचायत नहीं होगा तब तक गांव दरिद्र होगा, गांव में बेकारी होगी, बेरोजगारी होगी। जैसे ही ग्राम पंचायत होगा वैसे ही गांव की व्यवस्था अप हो जाएगी, गांव में रहने वाले की संपत्ति अप हो जाएगी, उसके पास पैसा आने लगेगा। पैसा आने का मतलब ये नहीं है कि जमीनों का सर्कल रेट बढ़ जाएगा। सर्कल रेट बढ़ने से इस देश पे आर्थिक माफिया हावी हो जाएगा। मेघालय चाचा ने, जैसे मैं पहले ही बताया, मेघालय चाचा ने कुछ किया नहीं, खाली सर्कल रेट बढ़ा करके लोगों को भिखारी बना दिया। तो सर्कल रेट एक बहुत बुरा गेम है, इससे किसी भी देश को बाहर रहना चाहिए अगर वो अपनी संस्कृति सभ्यता को बचाए रखना है तो सबसे पहले हमको ग्राम पंचायतों की स्थापना करनी होगी। अगर हम विवादों से निकलना चाहते हैं, आपसी विवादों से निकलना चाहते हैं, उलझन से निकलना चाहते हैं, हमको स्पेशल एक्ट से बाहर निकलना पड़ेगा। स्पेशल एक्ट जैसी चीजों को खत्म करना पड़ेगा। अगर हमको समानता लाना है तो स्पेशल एक्ट को खत्म किए बगैर आप समानता नहीं ला सकते। जो रिकॉर्ड देखेंगे आप, जितना रिकॉर्ड देखेंगे वो यही बोलता है कि इसको खत्म किए बगैर उलझन खत्म नहीं होगी। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब सारी पब्लिक इस बात को समझे कि उसको गाँव में ग्राम पंचायत चाहिए, सभी बच्चों के लिए समान एजुकेशन चाहिए, वन नेशन वन एजुकेशन चाहिए, सभी लोगों के लिए समान मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, सभी लोगों के सम्मान की समान रूप से हिफाजत की जाएगी। सरकार का काम नागरिक के सम्मान की हिफाजत करना है। सरकार का सम्मान संविधान बचाता है। सरकार का जो भी सम्मान होता है वो संविधान उसकी रक्षा करता है। जैसा संविधान होगा वैसा उसका सम्मान होगा, जिस तरीके का सम्मान होगा। आप किसी भी सरकारी विभाग में गए और आपकी प्रताड़ना हुई तो आप किस हिसाब से उसको सम्मान दोगे? आप अपने दिमाग से सोचो, आपके मन में कौन सा सम्मान उसके प्रति जागृत होगा? अपमान की भावना जागृत होगी, सम्मान की तो नहीं होगी। आप बोल पाओ ना बोल पाओ, आपके शोषण के पता चला 100 मुकदमे हैं, अधिकारी बैठा हुआ है कुर्सी पे, वो कुछ कर भी नहीं रहा है और आप गए, जाने के बाद उसने आपकी बैंड भी बजा दी। बैंड बजा दी मतलब उल्टा आपके ऊपर केस कर दिया कि आप सरकारी काम में बाधा। सरकारी काम क्या है? पब्लिक का काम ही सरकारी काम है, दूसरा कोई सरकारी काम नहीं होता। तो उसमें पब्लिक ने बाधा कैसे पैदा कर दिया? अगर सरकारी काम आप देखोगे तो सरकारी काम वही है ना कि आपको पब्लिक की सेवा करना है, यही सरकारी काम है। आपने सेवा नहीं किया और सेवा ना करके उसके ऊपर केस भी कर दिया तो ये तो सरकारी अपराध हो गया।
ये तो राष्ट्र के खिलाफ षड्यंत्र हो गया, ये राष्ट्रद्रोह की कैटेगरी में आना चाहिए। पब्लिक को प्रताड़ित करना राष्ट्रद्रोह क्यों नहीं है? लोकतंत्र के अंदर जनता को प्रताड़ित करना राष्ट्रद्रोह क्यों नहीं?